नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम देश डायरी में। मैं साबिता ठाकुर एक बार फिर से हाजिर हूँ कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों के साथ। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी सूचनाएं और जानकारियां रहीं सुर्खियों में। आज हम बात करेंगे भारत सरकार और मोजाम्बिक सरकार के समझौते की, जानेंगे अरहर दाल की नई किस्म, समझेंगे चने की कीमतों में आ रही महंगाई का कारण और साथ ही बताएंगे पंजाब और हरियाणा राज्य में कपास की खेती का रकबा। भारत ने मोजाम्बिक सरकार से अगले साल में 1 लाख टन अरहर दाल खरीदने की पेशकश की है। मोजाम्बिक में करीब 60,000 टन अरहर दाल होती है और विशेषज्ञों का मानना है कि मोजाम्बिक में अरहर दाल की पैदावार कई गुना तक बढ़ सकती है। केंद्र सरकार अगले 5 साल बाद मोजाम्बिक सरकार से 2 लाख टन तक अरहर दाल खरीदेगी। मोजाम्बिक में पैदा होने वाली अरहर दाल भारतीय अरहर दाल से काफी मिलती जुलती है। भारत मोजाम्बिक से अरहर दाल सालाना सप्लाई करने की तयशुदा गारंटी भी चाहता है, जिसकी कीमत दोनों देश पहले ही तय करेंगे। दरअसल इस नई फसल के जरिए भारत दाल की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना चाहता है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर के विशेषज्ञों ने अरहर दाल की नई किस्म विकसित की है। ये नई किस्म अन्य किस्मों की तुलना में उत्पादन 2 गुना प्रति हेक्टेयर ज्यादा बढ़ा सकती है। मौजूदा समय में उपलब्ध दालों की किस्मों से 9 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है और भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर द्वारा विकसित की गई नई किस्म IPA 203 से प्रति हेक्टेयर 20 क्विंटल तक दलहन उत्पादन होगा। केंद्र सरकार IIPR के साथ मिलकर अरहर की नई किस्म IPA 203 को मध्य प्रदेश में प्रोत्साहित करेगी। ये किस्म असिंचित क्षेत्रों में भी उगाई जा सकती है। फिलहाल उसे तमिलनाडु के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये 260 दिन की फसल है और अगले खरीफ सीजन तक ये किस्म मध्य प्रदेश के बाजारों में भी आ जाएगी। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। मूंग, उड़द और अरहर दाल के बीज खरीदने पर राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को 2,500 रुपए का अनुदान देगी, क्योंकि खरीफ वर्ष 2016-17 के लिए राज्य सरकार ने दलहनी फसलों के प्रमाणित बीजों पर अनुदान का प्रावधान किया है। इस खरीफ सीजन 2016-17 के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने दलहनी फसलों के प्रमाणित बीज की विक्रय दर का निर्धारण कर अनुदान का प्रावधान किया है। इसके तहत जो किसान मूंग, उड़द और अरहर दाल के बीज खरीदेंगे उसे सरकार की तरफ से 2,500 रुपए का अनुदान मिलेगा। अनुदान की राशि का भुगतान किसान के सीधे खाते में जाएगा। दलहनी फसल जैसे मूंग की समस्त किस्मों की विक्रय दर का 10,600 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द की किस्मों का विक्रय दर 13,000 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर के बीज दाम 11,500 रुपए है। मांग की पूर्ति में कमी आने के कारण चने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। हालांकि चने की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए केंद्र सरकार ने इसके वायदा बाजार पर रोक भी लगा दी थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं दिख रहा है। इस बार चने का उत्पादन कम हुआ है, जिसके कारण इसकी सप्लाई घटी है। मांग बढ़ने से चने की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए सरकार ने चने के वायदा कारोबार पर रोक लगा दी थी, लेकिन सरकार के इस कदम का कोई फायदा होता नहीं दिख रहा और अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में चने के भाव 9,000 रुपए प्रति क्विंटल का आंकड़ा भी पार कर सकते हैं। दिल्ली हाजिर बाजार में चना 7,700 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है और मध्य प्रदेश की होलसेल मंडियों में चने का भाव 7,000 रुपए प्रति क्विंटल के करीब पहुंच गया है। वहीं राजस्थान की मंडी में चने का भाव 6,800 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास ट्रेड कर रहा है। पंजाब और हरियाणा में कपास की खेती का रकबा पिछले साल के मुकाबले घट गया है, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में कपास किसानों को पिछले साल फसल पर सफेद मक्खी के प्रकोप से भारी नुकसान हुआ था, जिसके कारण किसानों ने कपास की खेती से रुख हटा लिया है। आंकड़ों के मुताबिक पंजाब और हरियाणा राज्य में कपास की बुआई में कमी आई है। पंजाब में साल 2016-17 के दौरान कपास का रकबा 43.11% घटकर 2.56 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जबकि पिछले साल ये 4.5 लाख हेक्टेयर था और हरियाणा में कपास का रकबा इस साल 14% घटकर 5 लाख हेक्टेयर रह गया है।
जो कि 2015-16 में 5.8 लाख हेक्टेयर था। कपास का रकबा घटने का कारण पिछले साल के कीट के प्रकोप को माना जा रहा है और इन राज्यों के किसान दलहन, धान और अन्य फसलों की खेती की ओर रुख कर रहे हैं। हिमाचल में सेब का सीजन शुरू हो गया है और प्रदेश की मंडी में सेब की पहली खेप भी पहुंच गई है। सेब के अच्छे दाम मिलने से वहां के किसानों को मुनाफा भी मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में सेब का सीजन शुरू हो गया है और प्रदेश की मंडी में सेब की टाइड मेन प्रजाति की एक पेटी 1500 रुपए में बिक रही है। सेब के अच्छे दाम को लेकर बागवानों के चेहरे भी खिल गए हैं। विलियम और रेड जून वैरायटी का सेब 500 और 400 रुपए की पेटी पर बिक रहा है। बागवानों की माने तो सेब का सीजन एक हफ्ते की देरी से शुरू हुआ है और साथ ही इस साल सेब के पैदावार में भी कमी आने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल शिमला के मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों के अलावा करसोग, ननखरी आदि क्षेत्र से सेब की फसल पककर तैयार हो गई है और सेब मंडियों में आना शुरू हो गया है। खाद्य सामग्री की बढ़ती कीमतों ने लोगों को परेशान कर रखा है। 10 से 15 दिनों में एक बार फिर से चावल, दाल समेत सरसों तेल की कीमत में तेजी आ गई है। चावल के साथ साथ दाल और सरसों तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। चावल की कीमतों में 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। वहीं चना दाल 8 से 10 रुपए प्रति किलो महंगा हो गया है। थोक व्यापारियों का कहना है कि पैदावार कम होने के कारण कीमतों में वृद्धि हो रही है। पिछले 15 दिन पहले सलोनी सरसों तेल 104 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था, जो अब 110 रुपए लीटर बिक रहा है। इसी प्रकार इंजन सरसों तेल 109 रुपए से बढ़कर 115 रुपए प्रति लीटर हो गया है। कहां मिलेगा भूमिहीन महिलाओं को कृषि योजनाओं का लाभ, बताएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। मोदी सरकार भारतीय रेलवे की आर्थिक सेहत सुधारने और ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में रेल सुधार की नई योजना बना रही है, जिसके तहत रेलवे स्टेशनों को गोद लेने की नीति भी शुरू की जाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। बिहार में 75% महिलाएं कृषि कार्य करती हैं, जबकि कृषि क्षेत्र में पुरुषों की संख्या 53% है। लेकिन समान अधिकार न मिलने के कारण महिला किसान कृषि योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाती हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बिहार सरकार अब भूमिहीन महिला किसानों को भी कृषि योजनाओं का लाभ देने वाली है। बिहार राज्य की भूमिहीन महिला किसानों को भी कृषि योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके लिए राज्य की भूमिहीन महिला किसानों का सामूहिक निबंधन कराया जाएगा। इसके माध्यम से सिंचाई के लिए सामूहिक रूप से सिंचाई यंत्र और दूसरे कृषि योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। सरकारी स्तर पर कृषि योजना का लाभ देने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो किसान खेती करते हैं उनको जरूरत के हिसाब से कृषि योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। पुडुचेरी के तट के नजदीक मछली पकड़ने वाले मछुआरों के काम करने का तरीका बदल गया है। अब वह समुद्र में जाने से पहले अपना फोन निकालकर एक एंड्रॉयड ऐप में लॉक करते हैं और फिर मछलियों को पकड़ते हैं। साल 2004 की सुनामी के बाद पुडुचेरी में बहुत ही कम मछलियां पकड़ में आती थी। मछलियों की हरकतों का पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन अब मछुआरों को पता होता है कि उन्हें किस जगह पर मछली मिल सकती है और उन्हें ये जानकारी फिशर फ्रेंड मोबाइल एप्लीकेशन से मिलती है। ये ऐप उन्हें मछली की लोकेशन के साथ ही लहरों की ऊंचाई और हवा की रफ्तार के बारे में भी सटीक जानकारी उपलब्ध कराता है। इस ऐप को MM स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने क्वालकॉम और TCS के साथ मिलकर साल 2013 में तैयार किया था। इसका इस्तेमाल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में लगभग 10,000 मछुआरों के परिवार कर रहे हैं। ऐप में मछलियों के मूवमेंट की जानकारी हर 24 घंटे में अपडेट की जाती है। इसमें कोरल रीफ और डूबे हुए जहाजों के मलबे जैसे डेंजर जोन भी बताए जाते हैं। हवा की रफ्तार और लहरों की ऊंचाई जैसी जानकारियां भी हर 6 घंटे में अपडेट की जाती है।
मोदी सरकार भारतीय रेलवे की आर्थिक सेहत सुधारने और ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में रेल सुधार की नई योजना बना रही है, जिसके तहत रेलवे स्टेशनों को गोद लेने की नीति भी शुरू की जाएगी। देश भर में रेलवे नेटवर्क को सुधारने के तहत रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने हेतु रेलवे ने एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गांव की तर्ज पर अब रेलवे स्टेशनों को भी गोद लिया जाएगा और इन स्टेशनों को मंत्रियों, सांसदों और समाज सेवी संस्थाओं या बड़ी कंपनियों को गोद देने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई, प्लेटफॉर्म पर शेड लगवाने और वाटर कूलर आदि व्यवस्था की जिम्मेदारी गोद लेने वाले व्यक्तियों या कंपनियों की ही होगी। बारिश से बचने के लिए लोग छतरी और रेनकोट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना आसान नहीं होता है। लेकिन बटन मसाला तकनीक के जरिए ऐसे हजारों बच्चे घर पर ही रेनकोट बना सकते हैं। साल 2010 में अनुज शर्मा ने बटन मसाला प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसके तहत वो बच्चों को बहुत सामान्य सी चीजों जैसे तिरपाल, बटन और रबर बैंड के सहारे रेनकोट बनाना सिखाते हैं। वो कई सालों से स्लम इलाकों और कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर वहां के बच्चों को रेनकोट बनाना सिखाते हैं। रेनकोट एक साथ कई सारे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके माध्यम से बच्चे खुद की हिफाजत करने के साथ और लोगों की मदद करते हैं। साथ ही भविष्य में अगर वो चाहे तो इसके माध्यम से पैसे भी कमा सकते हैं। अभी तक अनुज ने करीब 18,000 बच्चों को रेनकोट बनाना सिखाया है। बाघों की संख्या पर किए गए सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट और भूटान से सटे मानस लैंडस्केप में बाघों की संख्या में 50% तक की बढ़ोतरी हुई है। भारत के मानस नेशनल पार्क और भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क को मिलाकर बने क्षेत्र ट्रांसबाउंड्री मानस कंजर्वेशन एरिया में बाघों की गिनती के लिए हुए सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक अब यहां बाघों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। इसके पहले साल 2011-12 में यहां 14 बाघ थे। इस साल बाघों की संख्या में 50% वृद्धि हुई है। पार्क में बाघों की ये गिनती WWF इंडिया और संरक्षण समूह आयंकन जैसी संस्थाओं द्वारा पिछले साल कराई गई थी। इसमें दोनों संरक्षित क्षेत्रों के 560 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को शामिल किया गया था। नशे की लत को छुड़ाने और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए आए दिन केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कई ठोस कदम उठा रही हैं, लेकिन इन कदमों के बाद भी देश में नशे के लिए सुसाइड करने के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। ड्रग के लिए खुदकुशी करने वाले लोगों की संख्या के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। इसके बाद मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2014 के आंकड़ों के अनुसार ड्रग की लत के कारण मध्य प्रदेश में साल 2011 से 2014 तक 2042 लोगों ने आत्महत्या की है। 2015 के स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 561 लोगों ने ड्रग की लत के कारण आत्महत्या कर ली, जबकि साल 2014 में इस मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर और MP चौथे नंबर पर था। 2014 में मध्य प्रदेश में 305 लोगों ने, महाराष्ट्र में 1372, तमिलनाडु में 552 और केरल में 475 लोगों ने आत्महत्या की। औसत के तौर पर 2 दिन में 3 लोग नशे की लत के कारण खुदकुशी करते हैं और इन सुसाइड करने वालों में 25% लोग शराब के आदी होते हैं। रेलवे के गिव इट अप मुहिम का उद्देश्य जानेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। देश में द्वितीय हरित क्रांति लाने के उद्देश्य से पटना में द्वितीय हरित क्रांति संचालन समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर कृषि विशेषज्ञों और कृषि वैज्ञानिकों को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने संबोधित किया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। घरेलू गैस सिलेंडर यानी LPG पर मिलने वाली सब्सिडी पर शुरू की गई मुहिम गिव इट अप जल्द ही रेलवे भी शुरू कर सकता है।
और अपने इस मुहिम की शुरुआत रेलवे बुजुर्गों के टिकटों पर मिलने वाली छूट से कर सकता है। एलपीजी सब्सिडी पर गिव इट अप मुहिम की तर्ज पर अब रेलवे भी टिकट किराए में ऐसी ही मुहिम चलाने जा रही है। इसकी शुरुआत सीनियर सिटीजन को मिलने वाली छूट से की जाएगी और इसके लिए टिकट रिजर्वेशन फॉर्म और ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में भी बदलाव किए जाएंगे। नए फॉर्म में रियायत के विकल्प को बोल्ड किया जाएगा और ऑनलाइन टिकटिंग में भी ये विकल्प दिया जाएगा। अभी उम्र लिखते ही यात्रियों को अपने आप रियायत मिल जाती है, लेकिन अब रियायत के लिए परिचय पत्र दिखाना जरूरी होगा। परिचय पत्र नहीं दिखाने पर रियायत नहीं मिलेगी। देश में द्वितीय हरित क्रांति लाने के उद्देश्य से पटना में द्वितीय हरित क्रांति संचालन समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर कृषि विशेषज्ञों और कृषि वैज्ञानिकों को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने संबोधित किया। आईसीएआर पटना में पूर्वी क्षेत्र के लिए द्वितीय हरित क्रांति की संचालन समिति की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का पूर्वी भारत की कृषि पर सबसे अधिक दुष्प्रभाव पड़ेगा और उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों को आह्वान किया कि ऐसे परिवेश में जलवायु स्मार्ट तकनीकों जैसी कम अवधि वाली प्रजातियों संसाधन संरक्षण तकनीकी को बढ़ावा देने की जरूरत है। पूर्वी राज्य अब भी चावल उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर 50%, सब्जी उत्पादन में 45% और मीठे जल की मछलियों के उत्पादन में 48% की भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। गुजरात की तर्ज पर बिहार राज्य के भागलपुर जिले में भी केला के थंब से कागज बनाने का उद्योग स्थापित किया जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार ने केला उत्पादन क्षेत्र में पेपर उद्योग लगाने की पहल भी शुरू कर दी है। बिहार राज्य के भागलपुर जिले में केले के थंब से कागज बनाने का स्थापित किया जाएगा। भागलपुर के नवगछिया क्षेत्र में उद्योग बनाने के लिए जगह चिन्हित हो गई है। इसके लिए उद्योग विभाग ने 20 उद्यमियों की सूची तैयार कर ली है। केले उत्पादन के क्षेत्र में भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया का अहम स्थान है। भागलपुर के नवगछिया क्षेत्र में सर्वाधिक केले का उत्पादन होता है। केला थंब से कागज बनाने के लिए यहाँ पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल है, जो पेपर उद्योग को चलाने में मदद तो करेगा ही और राज्य सरकार की इस पहल से क्षेत्रवासियों के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करेगा। मॉनसून की दस्तक बस आने वाली है। ऐसे में बारिश के पानी का सही इस्तेमाल करना और उसे बचाकर संचित करने के लिए सभी राज्य सरकारें कोई न कोई प्लान तैयार कर रही होंगी। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने इस बारिश सभी सरकारी भवनों में पौधारोपण करने का प्लान तैयार किया है। मध्य प्रदेश सरकार बारिश में इस साल सभी सरकारी भवनों में पौधारोपण करेगी। इनमें सभी दफ्तर, छात्रावास, राशन दुकान, आंगनबाड़ी और स्कूल परिसर शामिल किए गए हैं। इसके अलावा हर पंचायत में कम से कम 200 पौधे रोपने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए उद्यानिकी विभाग द्वारा लोगों को बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य सरकार के इस कदम के जरिए बारिश के पानी का सही इस्तेमाल तो होगा ही, साथ ही पर्यावरण संचित करने को भी बढ़ावा मिलेगा। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस कई तरीके अपनाती है, लेकिन मेरठ पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए एक बड़ी ही विचित्र सी तरकीब अपनाई है। इस तरकीब के जरिए वे लोगों को अपराधियों से सजग तो करते ही हैं और साथ ही अपराधियों को शर्मिंदा भी करते हैं। मेरठ पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए गली मोहल्ले में घूम घूम कर उनका नाम पुकार रही है और अपने इस अनोखे अभियान को मेरठ पुलिस ने भोपू अभियान नाम दिया है। दरअसल इस अभियान के अंतर्गत पुलिस गली मोहल्ले में उन अपराधियों के नाम पुकार रही है जिन्होंने कभी कोई क्राइम किया है, यानी चोरी, झपटमारी और लूट मार जैसे अपराधों के बाद बरी होने या बेल पर छूटे इन लोगों का पता कंफर्म करने के लिए पुलिस ये कदम उठा रही है। मेरठ पुलिस ने लगभग 2700 अपराधियों की लिस्ट बनाई है जो कभी न कभी किसी अपराध से जुड़े रह चुके हैं और इस लिस्ट में सिर्फ ऐसे अपराधी ही शामिल हैं जिनका रिकॉर्ड बहुत ही खराब है।
या बार बार रिहा होने पर भी दोबारा किसी क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। आम जनता पर बीमारी के इलाज का बोझ ना बढ़े और बेहद ही कम खर्चे में लोगों का सही इलाज हो सके, इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी क्लिनिक के नाम से मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा शुरू कर रखी है, जिसे उन्होंने दिल्ली का सबसे बड़ा हिट बताया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर की प्राथमिक चिकित्सा सेवा को बेहतर बनाने के लिए स्थापित किए गए मोहल्ला क्लिनिकों को एक बड़ा हिट करार देते हुए दावा किया कि इन क्लिनिकों में आने वाले मरीजों की करीब 97% बीमारियों का इलाज किया जाता है। बाकी 3% को अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है। इन क्लिनिकों और पॉली क्लिनिकों ने डिस्पेंसरियों की जगह ले ली है। उन्होंने कहा कि इस समय ऐसे 100 क्लिनिक परिचालन में है और 31 दिसंबर तक इस तरह की करीब 1000 इकाइयां शुरू की जाएंगी। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक आप देखते रहिए ग्रीन टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।